नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का आज का पहला क्लास है, तो इस क्लास में हम आपके ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली आपको आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। साथ ही आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, हम उसकी रणनीति के बारे में हम बात करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे। हमारा झारखंड वॉरियर का भी शुरू से यही इतिहास रहा है कि आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके यहीं पर ही क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्लास। अब यहाँ पर है कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो हमारा जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका वर्णन। तो सीधे शब्दों में हम कह दें तो पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है। अब हम इसे पृथ्वी का अध्ययन भी तो कह सकते हैं, हम इसे पृथ्वी का वर्णन ही क्यों कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि पृथ्वी का अध्ययन और पृथ्वी के वर्णन में फर्क होता है। अगर जिस टाइम पे हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे तो पृथ्वी के अध्ययन में हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। और वही अगर हम पृथ्वी के वर्णन की हम बात करें तो पृथ्वी के वर्णन में हम पृथ्वी के साथ साथ उसके आसपास की जो चीज़ें हो गई, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो वायुमंडल, ठीक है, या फिर ब्रह्मांड, या फिर उससे जुड़े जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम पृथ्वी का वर्णन कहेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का वर्णन और पृथ्वी के अध्ययन में क्या फर्क होता है। अब आगे आपका है कि भूगोल का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इससे सीधा ही प्रश्न बन जाता है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है या फिर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ज्योग्राफी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि पहला हो जाएगा आपका विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, और तीसरा हम पर्यावरण की अगर हम बात कर दें तो वो आपके भूगोल के अंतर्गत आता है। लेकिन आपके सिलेबस में आपके एग्जाम के हिसाब से सिर्फ आपको भारत के भूगोल से ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो हमें विश्व का भूगोल और पर्यावरण से कोई भी मतलब नहीं है, या फिर हमें अभी उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत के भूगोल से आपके परीक्षा में 10 सवाल पूछेंगे। ठीक है। जिसमें से सबसे पहला आपका 3 सवाल होगा सामान्य भूगोल से। चलिए अब हम बात करेंगे कि सामान्य भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य भूगोल में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो सामान्य भूगोल में आप सीमा संबंधित बातों को पढ़ेंगे। सीमा संबंधित बातों से मेरा अर्थ यह है कि आपको प्रश्न दे देगा कि बांग्लादेश एक देश है। ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि ये जो बांग्लादेश है वो इसमें से किस राज्य को टच नहीं कर रहा है। ठीक है। या फिर आपको कोई भी एक गलत ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बांग्लादेश इसमें से किस राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है। आगे हम इसमें सामान्य भूगोल में बात करेंगे विवादों से संबंधित। विवादों से संबंधित कहने का मेरा अर्थ है कि भारत का हर देश से किसी ना किसी तरह का विवाद हमेशा से रहा है। तो मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि ये जो लिम्पू लेक या फिर काला पानी जो विवाद है वो भारत का किस देश के साथ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामान्य भूगोल में पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे भौतिक भूगोल की ओर, जिसमें भौतिक भूगोल से भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। भौतिक भूगोल में हम बात करेंगे पहाड़ पर्वत के बारे में कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या फिर उसके प्रकार कितने हैं, और फिर उसे हम मैपिंग के माध्यम से सब कुछ हम समझेंगे। आगे हम बात करेंगे भौतिक भूगोल में पठार के बारे में, उसमें भी हम इन्हीं बातों को पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या फिर उसके टाइप्स कितने हैं, या फिर उसे भी हम मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें द्वीपों के बारे में। द्वीपों से मेरा तात्पर्य यह है कि अभी जैसे हाल ही में दमन एंड दीव और जो दादर नगर हवेली है उन दोनों को मिलाकर एक द्वीप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके द्वीप से पूछ दिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसमें मैदानी तथा रेगिस्तानी भागों के बारे में।
आगे हम भौतिक भूगोल में अपवाह तंत्र के बारे में भी बात करेंगे। आप अपवाह तंत्र में आपका समुद्र आ जाएगा या फिर डैम वगैरह आ जाएगा। आगे हम भौतिक भूगोल में भारत की जलवायु के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आप जलवायु से संबंधित मेरा ये तात्पर्य यह है कि जैसे वर्षा हो गया यानी कि रेनफॉल, सूखा या फिर मानसून वगैरह। आगे हम इसमें मिट्टी के बारे में भी हम इसमें गहराई से अध्ययन करेंगे कि उसको भी हम मैपिंग के माध्यम से समझेंगे कि आपकी जो ये जो मिट्टी है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, या फिर आपकी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, या फिर किस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ये फसल की ये खेती की जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके भौतिक भूगोल से बनेंगे। भौतिक भूगोल में आगे हम कृषि की भी बात करेंगे और वनस्पति के भी बारे में बात करेंगे। वनस्पति में हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि वनस्पति में उसके टाइप्स के बारे में, उसके फायदे या फिर उसके नुकसान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल में आपके किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब आगे है आपका आर्थिक भूगोल। आर्थिक से ही यह सीधा मीनिंग है कि आर्थिक यानी कि पैसा वगैरह यानी कि धन, ठीक है, यानी कि जिससे हमें धन की प्राप्ति हो वो हमारा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो आर्थिक भूगोल से आपके 2 सवाल पूछेंगे। आर्थिक भूगोल में मैं आपको बता दूं कि आर्थिक भूगोल में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि उसमें हो गया रेल परिवहन वगैरह, यानी कि मतलब परिवहन के साधन, जैसे कि रेल, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स या फिर ये NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह। उसके बाद हम आगे उसमें पढ़ेंगे खनिज वगैरह के बारे में, क्योंकि वो भी मतलब हमारे ये धन अर्जन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में आपके इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आगे है आपका, और जो सबसे अंतिम है वो है सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल, जिससे आपके 2 सवाल बनेंगे। इसके अंतर्गत हम मेनली जो है सेंसस के बारे में बात करेंगे। सेंसस का मतलब है कि मेनली हम इसमें पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, या फिर हम इसमें जनजातियाँ यानी कि झारखंड में कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं, सॉरी झारखंड के साथ साथ भारत में कितनी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनका संबंध मेनली किस क्षेत्र से रहा है, या फिर वो सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बारे में हम आपका सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि आपको किस किस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे भारत का परिचय। मैं आपको बता दूं कि भारत के परिचय से रिलेटेड हमारा एक और वीडियो आएगा, जिसमें कि आपको सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत के परिचय में सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ हम सीमांत यानी कि पड़ोसी देशों के बारे में, और यदि उन पड़ोसी देशों के साथ हमारे कुछ विवादित घटनाएं रह चुकी हैं तो हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि है कि भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे भारत को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? तो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत तथा जम्बूद्वीप। तो ये नाम, इन नामों से तो हमारे भारत को जाना जाता है, परंतु ये नाम क्यों पड़े? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो नाम है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे इंडिया में एक भरत राजवंश हुआ करता था, उसके नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। आगे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है, तथा आर्यव्रत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारा भारत आर्यों का निवास स्थान हुआ करता था। वही अगर हम जम्बूद्वीप की ओर देखें तो हमारे भारत को पुराणों में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति के बारे में जानने के पहले इस चीज़ को भी जानना आवश्यक है कि आखिरकार हमारे भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यानी कि जो हमारा भारत है उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वह कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, तथा जो हमारा भारत है वह किस प्रकार से अपने अस्तित्व में आया। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम 20,000 साल पहले पीछे चलते हैं। तो जो 20,000 साल पहले हमारी पृथ्वी है वह इस प्रकार से हुआ करती थी, ठीक है। बीच में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि विशाल महाद्वीप था, जिसका नाम था पैंजिया।
हम सब उसी सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। उस वक्त बस एक ही महाद्वीप था। आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। इसके चारों ओर समुद्र था जिसका नाम था पैंथलासा ओशियन। ठीक है, सुपर ओशियन का नाम ध्यान रखेंगे कि क्या था, पैंथलासा, और सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। इन्हीं से टूटकर कई महासागर बने तथा कई महाद्वीप बने। भूगोल के एक महान भूगोलविद हुआ करते थे जिनका नाम था वैगनर महोदय। तो वैगनर महोदय के प्लेटो के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि उसके अनुसार जो ये हमारा पैंजिया महाद्वीप है वह किस प्रकार टूटा उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जब यह पैंजिया महाद्वीप टूटा तो यह 2 खंडों में विभाजित हो गया, जिसमें से इसका जो ऊपरी यानी कि जो उत्तरी हिस्सा है वो लॉरेशिया कहलाया, और जो इसका नीचे का दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का ही इंडिया पहले उस वक्त हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ लिखा भी है कि शुरुआत में भारत गोंडवाना का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में यह एशिया का हिस्सा है। अब ये जो 2 खंड विभाजित हुए, लॉरेशिया और गोंडवाना, उनके बीच एक नए सागर का निर्माण हुआ जो कि टेथिस सागर कहलाया। ठीक है, इसी टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय खड़ा है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो हमारा भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यह इसी गोंडवाना लैंड यानी कि इसी भाग से उठकर, उस टाइम तो ये दक्षिणी भाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यह यहीं से उठकर ये उत्तर की ओर ये और विखंडित होना शुरू हुआ। तो यह धीरे धीरे जाकर ये उत्तर की तरफ मिल गया और हमारे भारत की स्थिति दक्षिण से उत्तर की ओर विस्थापित हो गई। तो चूंकि उत्तर दिशा की तरफ अब एशिया महाद्वीप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत पहले जो गोंडवाना का हिस्सा था वह वर्तमान में अब एशिया का हिस्सा हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना लैंड से एशिया महाद्वीप तक का जो हमारा भारत का सफर था वो कैसा था। चलिए अब हम भारत की स्थिति को ग्लोब के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ग्लोब है क्या और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया। तो जो ग्लोब का अगर हम डेफिनेशन कहें तो उसका डेफिनेशन होता है मॉडल ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का प्रारूप, और इसका जो आविष्कार है वो पृथ्वी की दूरी को मापने के लिए मार्टिन बेनहम के द्वारा किया गया। और ग्लोब पर 2 प्रकार से काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं नाम दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं क्या। तो जो पृथ्वी का प्रारूप तैयार किया गया उसमें उत्तर से दक्षिण की दूरी को मापने के लिए क्षैतिज रेखाएं खींची गई जिन्हें अक्षांश लैटिट्यूड नाम दिया गया, और पूरब से पश्चिम की दूरी को मापने के लिए वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई जिन्हें देशांतर लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा भारत कहाँ पर है। यदि हम अक्षांश के हिसाब से अगर हम कहें तो अक्षांश के हिसाब से हमारा भारत नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ है, और देशांतर के अनुरूप हमारा भारत पूर्व दिशा में है। इसलिए जब भी हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखते हैं, और जब भी हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर लिखते हैं। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब भी हम 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो भारत है वह पृथ्वी के सेंटर से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का एंगल बनाता है। और अगर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स अगर हम लिख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा पृथ्वी इतने डिग्री से पृथ्वी के सेंटर से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ग्लोब के माध्यम से भारत की स्थिति समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे एंड पॉइंट्स यानी कि अंतिम बिंदु के बारे में। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है, और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि सरक्रिक या गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। इस क्लास से रिलेटेड हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम विवादों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सर्क्रिक के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो सर्क्रिक है वो हमेशा विवाद में ही रहा है। तो अभी बस आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारा भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह सर्क्रिक है जो कि गुजरात में स्थित है, और वहीं अगर हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह वलांगू या किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके प्रश्न में अगर रहे कि सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर वहां पे अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब वहां पर इंदिरा पॉइंट यानी कि वो निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है वो आंसर होगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वह केप कॉमोरिन होगा जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कॉमोरिन होगा जो कि कन्याकुमारी में है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।